एक मुख्यमंत्री जो योगी के भेष में है, उसको अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए क्या? मेरे समझ से जो भी राजनेता अगर वो जाति की बात करता है तो इसका मतलब वो समाज का नेतृत्व करने के लिए उचित नहीं है। पर जो संवैधानिक हमारा अधिकार है अनुसूचित जात और पिछड़ी जात का, उस पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसके कारण उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक परिवर्तन के चाहने वाले लोग थे वो सब एक साथ लामबंद हो रहे हैं और हमें संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हर वर्ग को हिस्सेदारी मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और इसी सोच के तहत मैं समाजवादी पार्टी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वार्ता करके और शामिल हूँ। नहीं, देखिए, प्रतिनिधित्व से जब इग्नोर किया जाता है तो धर्म के आधार पर लोग उसको मोटिवेट कर ले जाते हैं। इसलिए प्रतिनिधित्व अगर हम देते रहें तो निश्चित रूप से जो धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं, जो उनके मुख्य समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, वो सफल ना होने पाएं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में हूं। मेरे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती हुआ करती थी। 5 बार विधायक रहे, 1 बार एमएलसी रहे, 3 बार मंत्री रहे। समाजवादी पार्टी के पाले में जब खड़े हुए दिखाई दिए तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सामाजिक न्याय पसंद लोगों का एक माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। 6वीं बार आप लगातार विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बयान दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि मुझे अपनी जाति पर गर्व है। एक मुख्यमंत्री जो योगी के भेष में है, उसको अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए क्या? मेरे समझ से जो भी राजनेता अगर वो जाति की बात करता है तो इसका मतलब वो समाज का नेतृत्व करने के लिए उचित नहीं है और उसका क्वालिफाइड नहीं है। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति की जाति आम जनता होती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान के समय जब उन्होंने संविधान सौंपा था तो 25 फरवरी 1949 को उन्होंने कहा था कि जातियों और धर्मों में बटा हुआ देश कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता है। अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो समतामूलक समाज की स्थापना करना होगा। निश्चित तौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और उनको जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश में लड़ाई किस तरफ जाती हुई दिख रही है? क्या सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो लोग हैं उनके स्तर की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में? आज भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद और कुशासन से त्रस्त होकर और जिस तरह से आरक्षण पर जो संवैधानिक हमारा अधिकार है अनुसूचित जात और पिछड़ी जात का, उस पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसके कारण उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक परिवर्तन के चाहने वाले लोग थे वो सब एक साथ लामबंद हो रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार सामाजिक परिवर्तन चाहने वालों की जीत होगी और उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव कुछ जाति पिछड़ी जातियों के साथ बार बार बातें तो होती हैं, लेकिन टिकट वितरण में उनके साथ वो चीज़ नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से सामाजिक न्याय कहीं छूटता हुआ दिखाई देता है। नहीं, निश्चित रूप से पहले इस तरह की स्थितियां रहीं और जो अति पिछड़ी जातियां थीं उनकी घोर उपेक्षा की गई थी। लेकिन मान्यवर श्री काशीराम जी ने जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का कदम उठाया, उसके बाद आज सभी राजनीतिक पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ी हैं और मेरा मानना है कि आज समाजवादी पार्टी ने उस सिद्धांत के आधार पर उत्तर प्रदेश में टिकटों का वितरण करने का काम किया है, जिसमें चाहे वो प्रजापति हो, चौहान हो या जितने भी निषाद हो, सभी लोगों को, मौर्य हो, शाक्य हो, सैनी हो, सबको साथ लेकर चलने का एक संकल्प लिया है। यहाँ तक कि अर्कवंशी को भी
टिकट देकर इस बात का संकेत देने का काम किया है कि अब सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तेली, नाई, चौरसिया, जी, सुनार बैकवर्ड की ऐसी जातियां हैं जिनको अभी तक यहां से टिकट नहीं मिल पाया है। क्या इनको इग्नोर करके सामाजिक न्याय की बात की जा सकती है? नहीं, तेली का जहाँ तक सवाल है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, जहाँ तक एमएलए का केवल सवाल है, एमएलए के चुनाव में कुछ चीज़ें कभी कभी छूट जाती हैं और जब सरकार बनती है या पार्टी आगे बढ़ती है तो उनको विधान परिषद में या किसी तरह से निश्चित रूप से उनको समावेश किया जाता है। तो इसलिए नाई समाज की भागीदारी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। एक बात आप मानते हैं कि जो लोग कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग या दलित धर्म में बह गया, इसमें बह गया, लेकिन मेरा अभी तक को जो मानना है कि हर जाति का व्यक्ति टॉर्च लेकर के मंच पर ढूंढता है कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है। तो वास्तव में प्रतिनिधित्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर धर्म की आंधी? नहीं, देखिए, प्रतिनिधित्व से जब इग्नोर किया जाता है तो धर्म के आधार पर लोग उसको मोटिवेट कर ले जाते हैं। इसलिए प्रतिनिधित्व अगर हम देते रहें तो निश्चित रूप से जो धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं, जो उनके मुख्य समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, वो सफल ना होने पाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से धार्मिक आधार पर निश्चित तौर पर अपनी बात को पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी, जो इस बार मुझे टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा। आप इस क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्षेत्रीय नेता के तौर पे नहीं देखता, क्योंकि आप वो शख्स हैं, या रामाचल राजभर जी वो शख्स थे, जब आए आप सपा की तरफ तो एक माहौल बना उस तरफ। तो मैं पूरे प्रदेश की बात आपसे कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो आप लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप डट कर लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी के मुकाबले जो हम लड़ रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो समतामूलक समाज की स्थापना, दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो संवैधानिक अधिकार दलितों और पिछड़ों को मिला है उसका जो डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विशेष रूप से अभी आप लोगों ने देखा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से संवैधानिक जो हमारा अधिकार था उसको खाने का काम किया गया। इसके साथ साथ क्रीमी लेयर का जो पैमाना बनाया गया और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, दोनों का आर्थिक आधार का आरक्षण का जब दिया गया तो उसका जो आय की स्रोत, आय का जो स्तर था वो 8 लाख कर दिया गया। अब 8 लाख पाने वाला व्यक्ति आर्थिक आधार पे कमज़ोर तो है नहीं। अगर उसको 3 लाख 2 लाख किया होता और उसमें सभी को सम्मिलित किया गया होता तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद नहीं कर रही है। लेकिन इस तरह से उसको 8 लाख की सीमा बनाकर उन्होंने उसको कुछ जातियों तक सीमित कर दिया, जबकि हमारा संविधान जाति के आधार पर किसी तरह के आरक्षण का व्यवस्था को निर्धारित नहीं करती है। और इस तरह से उसको जाति और आर्थिक आधार पर सीमा जो बना के पिछड़ों को और दलितों को उसका हक पाने से वंचित किया गया। अंबेडकर नगर और प्रदेश, पहले अंबेडकर नगर की बात आपसे करते हैं। अंबेडकर नगर में कितनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी है? देखिए, अंबेडकर नगर की 5 की 5 विधानसभा, मेरा ये मानना है कि 100% समाजवादी पार्टी जीतेगी। किस आधार पे? जो समाजवादी पार्टी की तरफ सामाजिक आधार पर गोलबंदी है और जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम जनता पीड़ित है, उसका परिणाम है। विशेष रूप से किसान के साथ जिस तरह से उसकी आय बढ़ाने के नाम पर उसकी आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन जो वो लागत मूल्य है वो 4 गुना से 10 गुना तक बढ़ गया। उसी तरह से बिजली का दाम 4 गुना से 10 गुना तक बढ़ा दिया गया। मोटर जो सिंचाई के लिए प्रयोग करता है उस बिजली का 55 रुपये से 180 रुपये कर दिया। खाद का दाम, रासायनिक उर्वरकों का दाम दूना से लेकर 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया। और आज धान जो बिक्री करने जा रहा किसान, 20 किलो से लेकर 15 किलो से लेकर 20 किलो वो 1 कुंटल में कटौती कराता है, तब उसका धान खरीदा जा रहा है, जिसके कारण आम जनता में गुस्सा है। दूसरी तरफ छुट्टे सांड जो हैं, हमारा पशु जो हैं, वो पूरी फसल को नष्ट कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार
थानों पर भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार, हर स्तर पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, जिसके कारण आम जनता इस सरकार का बदलाव चाहती है। प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? प्रदेश में हमारा पूरा विश्वास है, जिस तरह का किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनके ऊपर जीप चढ़ाने का काम मंत्री के बेटे के द्वारा किया गया। मंत्री आज भी सरकार में बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब के पोते जयंत चौधरी के ऊपर लाठी बरसाने का काम पुलिस ने किया। ये सारे चीज़ें इस बात को संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और जो श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन बना है, उसकी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। कई जगह मैंने समाजवादी पार्टी के बैनरों पर देखा कि पिछड़ों का इनकलाब होगा, तो वास्तव में इनकलाब होगा या नारे में भर रह जाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि इनकलाब दिखाई पड़ रहा है। जी। अच्छा, अंतिम सवाल पूछ लेता हूं। अंबेडकर नगर में ऐसा खास क्या है कि जिस समय बीजेपी की लहर थी, उस समय भी अंबेडकर नगर एक ऐसा जिला था जहां लहर से अछूती रही, आप लगातार बसपा से जीतते रहे। क्या है इस जिले में ऐसा खास कि यहाँ पर इस तरह की लहरों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सटा हुआ है यहाँ से अयोध्या? जी। निश्चित रूप से अंबेडकर नगर के लोग समतामूलक समाज के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी रहे हैं और डॉक्टर लोहिया का भी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। दूसरे, इस जो धार्मिक आधार पर गोलबंदी है, उसके विरोध में आदरणीय श्री जयराम वर्मा जैसे लोग भी, श्री राम जी राम जैसे लोग भी संघर्ष करने का काम किए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों के आधार पर, चौधरी चरण सिंह के विचारों के आधार पर और डॉक्टर लोहिया के विचारों के आधार पर, जिसके कारण 1991 भी रहा हो या 2017 भी रहा हो, बहुमत में सीटें इस अंबेडकर नगर की जो 5 सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक आधार की गोलबंदी के विरोध में जीतने का काम हुआ है। एक बार आदमी विधायक बनता है, अगली बार उसका विरोध हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला है कि आप 5-5 बार जीत गए और 6वीं बार फिर दावा कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा? देखिए, हम लोग आम जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं और मेरा जो व्यक्तिगत जहाँ तक सवाल है, मैं 80% समय अपना क्षेत्र में देता हूँ और जिसके कारण हर वर्ग का व्यक्ति निडर होकर बिना किसी भय के, बिना किसी के सहारे के हमसे मिल सकता है। माननीय श्री राम अचल राजभर जी से मिल सकता है और इस आधार पर हम लोगों का बीच में रहने के कारण किसी तरह का जो उसके खिलाफ एक बनना चाहिए माहौल बनता है, जब विधायक लोगों के बीच में नहीं जाता है या जो उसके नाराज़गी होती है, नाराज़गी हुई उसको हम दूर कर लेते हैं, जिसके कारण ये स्थिति नहीं बन रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार तो बहुत बड़ा बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की 5 की 5 सीटें जीतेंगी। आपकी और राजभर जी की जोड़ी काम कर रहेगी? निश्चित रूप से इस जिले में उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लालजी वर्मा जी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो शायद जनता के बीच लगातार बने रहते होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 बार जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उनको चुन करके विधानसभा में भेजती और 6वीं बार भी जीत का दावा कर रहे हैं। पहली बार विधायक बने तमाम सारे वो लोग जो पहली बार में ही हवा में उड़ने लगते हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण की तरह हैं। आपका कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी में न सिर्फ सामाजिक न्याय दिखाई देगा सत्ता सरकार आने के बाद, बल्कि पिछड़ों का इनकलाब भी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा बदलाव समाजवादी पार्टी में दिखाई भी दे और अगर सत्ता आती है तो प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखा जाए। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि इस बात को और हम लोगों का पूरा चाहत रहेगी, हर तरह से उस पर दबाव रहेगा कि जो सबका प्रतिनिधित्व, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हर वर्ग को हिस्सेदारी मिले, किसी भी वर्ग को अछूता न माना जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और इसी सोच के तहत मैं समाजवादी पार्टी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वार्ता करके और शामिल हुआ। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।